बार ये कोड देखो आप लोग, अब बताओ किसको सही में प्रॉब्लम है नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया बोल देना प्लीज़। ये बताओ उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करना था, क्या करना है? अब मेक सेंस हो गया? हाँ ठीक है, हो गया। एक फाइल में बनाना है दूसरे फाइल में बनाना है, मतलब क्या डिफरेंस क्या इससे क्रिएट हो जाएगा? मेरा एक फाइल, मेरा जो एक वर्कशीट होता है वो एक नॉर्मल वर्कशीट जैसा है, उसमें मैं 15 क्लास बनाऊँ 20 क्लास बनाऊँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा देखो पॉइंट यहाँ पे ये था कि सपोज़ मैं दूसरे क्लास से, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि दूसरा क्लास हम बना रहे हैं तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमने डेमो 1 बनाया, ये डेमो 1 बनाया हमने, राइट। अब दूसरे क्लास का मेरे को एक्सेस करना है डेमो, तो डेमो का मैं ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ ना यहाँ पे। तो मेरा बस ये था, देखो मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ कि बन सकता है, बट आप लोगों को करना था ये चीज़ कि आप लोग को भी तो श्योरिटी चाहिए ना अंदर से कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो बस श्योरिटी देखना था कि आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं। कल को मान लो 5-10 क्लास हमने डिफाइन कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। बस ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था। और देखो यहाँ पे क्या सीन था, सपोज मैंने स्टैटिक वेरिएबल मेरा यही था ना, एक था जो मैंने कल आप लोग को बताया था कि मैं उसे क्लास के नाम से कॉल कर सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे डेमो 1 लिख के तो कॉल नहीं कर सकता हूँ ना, राइट। ये है डेमो का स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो बेसिकली ये डेमो क्लास का वेरिएबल हो गया, मेक सेंस। स्टैटिक है तो उसी क्लास का वेरिएबल है, तो मैं इसको इस वजह से कॉल कर रहा हूँ, हो रहा है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और किसी को डाउट है कोई? बढ़े आगे? पक्का डन? इशू है? यहाँ तक मेन स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ है। मेन जहाँ से स्टार्ट होगा जेवीएम आएगा पिक्चर में, आएगा। मेन के बाद एग्जीक्यूट होगा हमारा। आप इसको एक बार रन करोगे तो जेवीएम जहाँ से मेन स्टार्ट है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, होगा? श्योर हो? इसके आगे मैंने कुछ दिया है? नहीं दिया है, राइट। अब एक चीज़ देखते हैं अपन, रुको, जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न है दूर करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखते हैं अपन ठीक है, मेक सेंस। अब देखो सेम क्लास है, एक ही क्लास है, मैंने वहाँ से क्या हटाया? मेन हटाया। मेन क्यों हटाया? क्योंकि एक ही मेन को जवाब देगा ना जेवीएम आपका एट अ टाइम, राइट। अब मैंने रन किया, क्यों? समझ लो ना। तो अभी इस केस में मैंने पहला क्लास का यूज़ किया है कि नहीं किया है? यहाँ पे जो मैंने डेमो 2 में डेमो का यूज़ किया है, तो बेसिकली एक फाइल में मैं 2 क्लास मैनेज कर पा रहा हूँ। आप एक टाइम में एक ही एग्जीक्यूट कर पाओगे ना, तो मेन मेथड आपका एक ही होना चाहिए। तो अगर आप 2 क्लास लेके मारना चाह रहे हो तो फिर इस तरह से बनाओ। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, अगर आप लोग ये सोच भी पा रहे हो कि एक ही फाइल में बनाने के लिए सर ने बोला है, तो इस वजह से बनता। बट अगर आपको मैंने 2 जगह बोला है कि मैनिपुलेट करो, ऐसे करो, तो ऑब्वियसली वो दूसरा फाइल चेंज होगा, तब तो 2 बार रन करोगे ना उसको। आप एक बार कैसे रन करोगे? क्योंकि मेन जहाँ से एग्जीक्यूट हुआ वो खत्म हुआ, ब्लॉक खत्म हो गया ना जेवीएम, फिर जाके दूसरी बार नीचे वाले को रन करो। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरह से फिर बनेगा। डेमो है यहाँ पे, ये मैंने पहले क्लास से काम किया है, ठीक है। सेम का काम अपन करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, मान लो मैं अभी के लिए यहाँ पे इंट वी करके 10 ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। नॉर्मल समझो जो तुम पूछ रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, सेम एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। डेमो 1 का बनाया, D2 किया, न्यू करके डेमो 1 का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और क्या करता हूँ मैं इसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। D2 डॉट क्या है इसका ऑब्जेक्ट? V है क्या? ठीक है, आया D2 डॉट V आ गया, हो गया ना? से हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़े इसमें फिर। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है किसी का? एक क्लास में भी हम बना सकते हैं, अलग अलग क्लास में भी बना सकते हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है कोड को कितना नीट एंड क्लीन रखोगे। अब कोई भी आदमी एक ही जगह तो 2 क्लास डिफाइन करके नहीं रखेगा, ऑब्वियसली अलग अलग फाइल बनाएगा ज़रूरत के हिसाब से। तो बनाने का सही तरीका यही है, राइट। बट आपको एक क्लास में बनाता हूँ, आप एक क्लास में बनाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे?
अब देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं? नॉर्मल है, कुछ एंटिटी डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए, लाइक उसका जो वेरिएबल होता है, मेथड्स होता है, जो भी है, तो एंटिटीज़ का जो भी डेटा है उसको हम टेम्पररी जावा एप्लीकेशन में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, मतलब उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं बेसिकली, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। बिना तो उसके आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी वो यूज़ होगा। क्लियर है? राइट, परमानेंट। अब इसको देखते हैं अपन। देखो ये वाला एक बार डायग्राम देखो ढंग से। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहले इनिशियली हमारा क्या होता है, नॉर्मल जावा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पहले हमारा कुछ हद तक क्लास बनता है। राइट, पहले इनिशियली हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और हम लोग क्या क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। और कुछ बताओ जो जावा में हम कर रहे हैं अभी, कुछ भी जो आप लोग के दिमाग में आ रहा है। क्या करते हो? पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा क्लास। राइट, उसके बाद हम लोग उससे क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये दो काम कर रहे हैं अपन। राइट, उसके बाद अपन इन बिटवीन यहाँ पे हम क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जो कि स्टैटिक लगा के हम लोग करते हैं। राइट, एक हो गया हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उनको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं। ठीक है, और कोई कुछ बताओ जो करते हो हम लोग? क्या? वैल्यू प्रिंट करते हैं। वैल्यू डालने को बस ये मतलब कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इनिशियली किसी चीज़ को जैसे कोई क्रिएशन का काम क्या क्या कर रहे हैं ये बताओ। क्रिएशन इन द सेंस कि कोई चीज़ स्टोर का या कुछ क्रिएट का, जिसके लिए कि हमें हो सकता है कि मेमोरी का रिक्वायरमेंट हो। अभी हम लोग मेमोरी पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो जिस आप लोग का दिमाग लाओ कहाँ कहाँ मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा, ये दिमाग में। ऑब्जेक्ट के थ्रू हाँ, ठीक है, तो मैनिपुलेट करो। तो एक बार जब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया तो वैल्यू स्टोर हो गया। अगर मेरे पास, मैंने जब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल डिफाइन किया था तो मेरे पास वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या था, 0 था। मेमोरी ले रहा होगा, आप 0 को ही रिप्लेस कर रहे हो ना। अगर मैंने डायरेक्ट ए प्रिंट कर रहा था मैं जब ऑब्जेक्ट बना के, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। राइट, तो आप किसको रिप्लेस कर रहे हो, तो 0 मेमोरी से हटेगा, कोई दूसरा वैल्यू रिप्लेस करेगा उसको। तो हम नया मेमोरी बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे। राइट, अब आप फिर से सोचो और क्या करना, और क्या कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो JVM होता है वो मेमोरी कहाँ से लेता है, मेमोरी रैम से लेता है। हर कोई मेमोरी रैम से लेता है। राइट, हमारा जावा का प्रोग्राम को मेमोरी देने के लिए JVM का मेमोरी पिक्चर में आता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल देखो, यहाँ पे क्लास बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है? बस चले ना तो भाई कसम से मैं एंट्री तुम्हारा बंद करवा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये जो कोड है मेरा, यहाँ पे कहीं भी JVM पिक्चर में आ रहा है क्या, आ रहा है? देखो अच्छे से, नहीं आ रहा है। राइट, यहाँ पे बताओ, आ रहा है? श्योर, क्योंकि यहाँ से जैसे ही JVM को मेथड मेन मिल जाता है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये बताओ मेरे को। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है नॉर्मल। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कंपाइल के लिए क्या करते हैं, यही करते हैं। रन के लिए क्या करते हैं, यही करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आपने देखा कि एक क्लास ये था जिसमें कि जैसा भी हमने एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमारा मेन मेथड नहीं था, और एक ये मेन मेथड इसमें है, और इसमें हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि प्रीवियस क्लासेस है। अब इस केस में जब अच्छा कंपाइल होता है तो आपको क्या मिलता है, किसी भी जावा को कंपाइल, हाँ डॉट क्लास फाइल मिलता है, डॉट क्लास नहीं मिलता है, डॉट क्लास फाइल मिलता है। इस केस में हमें कितने फाइल मिल जाएंगे, क्या बोल रहे हो, मिल जाएगा? टेस्ट मेन का एक टेस्ट का, राइट, 2 फाइल मिलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? क्लियर है? तो बेसिकली एक फाइल ये जनरेट करेगा, एक फाइल ये जनरेट करेगा, 2 फाइल मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन।
अब यहाँ से अच्छे से देखो, जब एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, तो JVM क्या करता है, JVM विल लोड टेस्ट मेन क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी, ठीक है। अब इससे पहले ये चीज़ आने से पहले मैं तुम लोग को ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास बेसिकली 3 तरह के मेमोरी होते हैं, ठीक है। पहला मेमोरी क्या है, देखो 5 तरह के होते हैं बट हमें 3 तरह के ही पढ़ने हैं, ठीक है। एक क्या होता है स्टैक मेमोरी, एक होता है हीप मेमोरी, क्लियर है, अच्छे से समझना इस चीज़ को, ठीक है। एक होता है मेरा मेथड एरिया, एक होता है मेरा स्टैक मेमोरी, एक होता है मेरा हीप मेमोरी, ठीक है। अब ये 3 बस नाम दिमाग में डाल दो, क्या करता है क्या नहीं करता है हम देखते हैं, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मतलब मैंने बताया था ना कि JVM इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेमोरीज, राइट। तो ये 3 को तुम क्या रख सकते हो दिमाग में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है तो JVM विल लोड टेस्ट मेन क्लास बाइट कोड। टेस्ट मेन क्लास का बाइट कोड का मतलब क्या हो गया, मतलब कंपाइल के बाद मिला हुआ कोड, बाइट कोड वही होता है, क्लियर है यहाँ तक, बाइट कोड हम उसी को बोलते हैं, राइट। इनटू मेमोरी, इन विच मेमोरी, तो मेथड एरिया है, ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है, उसको एकदम दिमाग में एक पिक्चर की तरह बना लो भाई, मतलब सोचो तो एकदम इस तरह से एकदम फ्लो आ जाए, रटना मत, एकदम पिक्चर के बराबर कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो क्या क्या होता है, एकदम पिक्चर की तरह दिमाग में रखो, ठीक है। तो पहले हमने कंपाइल किया तो टेस्ट मेन क्लास का बाइट कोड जाके कहाँ स्टोर हुआ, क्लियर है, हो गया। कंपाइल पहले करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं करते, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जब बाइट कोड लोड हो जाता है मेथड एरिया में, तब क्या होता है, एक java.lang.class जो कि एक क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब खुद एक क्लास lang पैकेज के अंदर एक क्लास ऑब्जेक्ट है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हीप मेमोरी में, ठीक है। दूसरा पिक्चर क्या आया, मतलब एक ट्रिगर हुआ, मतलब जैसे मैंने कंपाइल किया, उसने किसको ट्रिगर किया, इस क्रिएशन को ट्रिगर किया, java.lang.class गॉट क्रिएटेड इन हीप मेमोरी, ये ऑटोमेटिकली हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है पैकेट में, ठीक है। अब देखो, अब वो जो java.lang.class क्या होगा, वो क्या स्टोर करेगा, समझ रहे हो ना, मेटा डेटा समझते हो, नहीं समझते हो, राइट। देखो मेटा डेटा, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी आप लोगों ने शूज़ वगैरह का बॉक्स देखा होगा या किसी भी कोई भी एक प्रोडक्ट का बॉक्स देखा होगा, राइट। तो उसमें एक तो सबसे पहले आप लोग उसके प्राइस देखते होगे, और तो कुछ भी देखता नहीं है, मैक्स टू मैक्स साइज देख लेते होगे, बट उस पर SKU ID होता है, प्रोडक्ट ID होता है, पता नहीं उनका ढेर सारा कुछ होता है, क्या क्या XYZ। तो बेसिकली मेटा डेटा उसी को कहते हैं कि जो सब कुछ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या पर्टिकुलर चीज़ का सारा डेटा उसके पास है, मतलब जो जो डेटा आपको चाहिए सारा डेटा है। तो मेटा डेटा डेटा का ही मेटा डेटा है, बट वो पूरा फुल इन्फो के साथ है, ठीक है। जो जो आपको ज़रूरत, जैसे आपको तो ज़रूरत सिर्फ इतनी की पड़ रही है, बट उनके पास पूरा है। आप जब HTML टैग वगैरह पढ़ो तो वहाँ पे भी आपको मेटा डेटा का एक चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, ये मेटा डेटा स्टोर करता है, लाइक वेरिएबल कितने हैं, आप लोग जब कंपाइल करोगे तो होंगे ना उस क्लास में वेरिएबल होंगे, आपने मेथड डिफाइन कर रखा होगा, तो ये उनके मेटा डेटा को स्टोर करता है। कौन मान के चलो वेरिएबल है तो इंट है, कितना बाइट का मेमोरी लेगा बताओ, 4, कैर है 2, राइट, डबल है तो 8, राइट, समझ रहे हो ना। इस तरह से उसको मेटा डेटा वहाँ पे वो रख देता है, क्लियर है। मेथड है तो कितने पैरामीटर्स लेगा, एक होता है नॉन आर्गुमेंट मेथड, जिसमें कि हम कोई भी बीच में पैरामीटर डिफाइन नहीं करते हैं, इस तरह का। मान के चलो मैंने सम मेथड एक बनाया, एक मैंने ऐसे बना दिया वॉइड, ये मेथड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, एक मेथड है, एक मेथड ये हो गया नो आर्ग मेथड, ये क्या हो गया विदाउट आर्गुमेंट हो गया। एक हो गया मेरा वॉइड, इसी को मैं बनाता हूँ वॉइड सम, ठीक है, और एक मैंने ले लिया इंट ए, ये हो गया विद आर्गुमेंट, क्लियर है। तो इसका भी एक डेटा होगा, ये भी मेटा डेटा स्टोर होगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ लो ना क्या क्या स्टोर करने वाला है। अब देखो ऑफ टेस्ट मेन क्लास का इसने स्टोर किया, हमारे पास 2 कोड है, एक था टेस्ट क्लास, एक था टेस्ट मेन क्लास। टेस्ट क्लास में हमने मेन मेथड नहीं लिखा था, टेस्ट मेन क्लास में हमने मेन मेथड लिखा था, क्लियर है। मेन मेथड के वक्त JVM ने एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, JVM ने देखा कि हम मेन मेथड में घुसे हैं, तो सबसे पहले उसने क्या, पहले हम कंपाइल करेंगे। जब आप मान लो हम ID से डायरेक्ट रन कर दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो कंपाइल हो रहा है ना पहले, राइट। तो पहले क्या होगा, कंपाइल होगा, तो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जाके कहाँ पे मेथड एरिया में स्टोर होगा, और उस बाइट कोड से कुछ मेटा डेटा आएगा जो कि लोड हो जाएगा हीप मेमोरी में, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अभी तक देखो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कंपाइल तक ही ये काम चल रहा है, कंपाइल हुआ तो ये काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब वो चेक करेगा कंपाइल होने के बाद, जब कंपाइल हो गया तो जब से ही तुम चेक ये होता है तो वो देखिए कि मेन मेथड अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, मानते हो, राइट। नाम भी मेन होना चाहिए विद एम स्मॉल, मतलब इतना केस सेंसिटिव है, बस वो इसी मेथड को ही खोजेगा, मेन मेथड को, ठीक है। इसको खोजने के बाद अगर अवेलेबल है तो एक मेन थ्रेड स्टैक विल गेट क्रिएटेड इन स्टैक मेमोरी, ठीक है।
तो जो हमारा स्टैक मेमोरी है उसमें एक मेन थ्रेड बन जाएगा, मतलब एक बेसिकली इस तरह जैसे ये हमारा स्टैक मेमोरी है, समझो ये स्टैक मेमोरी है मेरा, ठीक है। यहाँ पे एक मेन थ्रेड का स्टैक बन जाएगा, ठीक है, इसका नाम मेन थ्रेड होगा। और इस थ्रेड के अंदर ढेर सारे प्रोसेस होंगे, कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं। थ्रेड क्या है? एक प्रोसेस है। तो एक मेन थ्रेड अपना एक स्टैक बनाएगा, मतलब एक बेसिकली एक प्रोटोटाइप बनाएगा, समझ रहे हो ना, वो स्टैक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अब उसमें लेयर बाय लेयर मेन मेथड के अंदर जितने प्रोसेस है वो उसमें आना, जैसे मेन मेथड में मैंने पहले से आउट किया, पहले उसको रखेगा, समझ रहे हो ना, फिर ऐसे करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से वो स्टैक में उन सब चीज़ों को रखना स्टार्ट करेगा। बट अभी वहाँ पे नहीं घुसता। अभी समझो कि क्या होता है जब मेन मेथड उनको मिलता है, तो मेन मेथड का स्टैक क्रिएट हो जाता है कहाँ पे, क्लियर है। अब देखो एक मेन मेथड का मेन थ्रेड स्टैक विल गेट क्रिएटेड इन स्टैक मेमोरी। अगर ये नहीं कि मेन थ्रेड मैं मेन थ्रेड इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका नाम मेन है, हो सकता है नाम अप्पू चप्पू कुछ भी होता है तो वो उसी नाम का थ्रेड बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो व्हेन याद है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे? मेन मेथड तक पहुँचे सर। एकदम दिमाग में एक पिक्चर बनाओ भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, पिक्चर बनाओ कि प्रोग्राम कैसे हो रहा है। अब हमने मेन मेथड मिला हमको, मैंने एक स्टैक बना दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब JVM एनकाउंटर करेगा कौन सा लाइन, टेस्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, मतलब टेस्ट मेन क्लास में मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, किसी दूसरे क्लास का बनाया है। ध्यान दे रहे हो इस बात का। टेस्ट मेन में जैसे ये कोड मैंने तुम लोग को दिखाया ना, यहाँ पे टेस्ट मेन क्लास में मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है जो अभी हमने डिस्कस किया था, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। अब वो देखेगा पहला लाइन ही मेरा यही है, मतलब उसके ऊपर अगर सिसआउट होता तो सिसआउट को देखता, उसके बाद वो नीचे आता, समझ रहे हो ना, टॉप टू डाउन जा रहा है। तो देखिए कि टेस्ट मेन का है। अब देखो क्या इसको ये जो JVM एनकाउंटर किया तो इसको दिखा ना कि ये मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब क्या करेगा, अब उस क्लास का ये बाइट कोड तो फिर उसको लोड करना पड़ेगा। क्यों हमारा दो क्लास फाइल बन रहा है, रीजन ये है, जैसे ही आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो JVM ने बोला कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो पहले इसका मेरे को बाइट कोड मिले तब तो, इसका मेटा डेटा मिले तब तो, हमें भी तो पता होना चाहिए इस क्लास में क्या क्या है भाई। ये रीजन है कि जब आप एग्जीक्यूट करते हो और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दो क्लास फाइल बनना पड़ता है, क्लियर है। बताया था ना मैंने कि दो क्लास फाइल बनेगा, राइट। क्यों बन रहा है तो उसके पीछे रीजन ये है, क्लियर है। तो जैसे ही उसने एनकाउंटर किया टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट, उसने बोला कि अरे मेरे पास तो टेस्ट मेन का बाइट कोड है, मेरे पास तो टेस्ट मेन का मेटा डेटा है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, टेस्ट का भी तुम्हें को बाइट कोड लाके दो, इसलिए टेस्ट डॉट क्लास फाइल बना, क्लियर है। सेम प्रोसेस देखो, अब वो जो बाइट कोड है वो कहाँ स्टोर होगा, मेटा डेटा में प्रिंट होगा, ठीक। कहाँ होता है बाइट कोड, कहाँ स्टोर होता है, ठीक है। अब फिर से इसका क्या बनेगा, मेटा डेटा, वो कहाँ स्टोर होगा, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लियर है। अब देखो नाउ JVM विल कैलकुलेट द मेमोरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो उसको पता चल गया कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो टेस्ट टाइप का है, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिएगा उस टेस्ट क्लास में, इस टेस्ट क्लास में, मतलब ये वाला टेस्ट क्लास में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बना हुआ है। अब जाके देखिएगा कि इसने ये इंट कितना मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स लेता है। इसने कैलकुलेट कर दिया और बताया जाके कि 4 बाइट्स, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कैर भी डाल दिया होता, कैर b इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी डजंट मैटर, डाल दिया होता, तो इसको भी कैलकुलेट करके वो 2 बाइट्स लिखता है यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 बाइट्स हो जाते हैं। मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसी तरह से कैलकुलेट होता नहीं है, बट उनका कैलकुलेशन के हिसाब से इसी तरह से वो मेमोरी जाके मांगता है कि हमको इतना मेमोरी चाहिए, तो 6 बाइट उसको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा, देखो इन हमारे केस में क्या है, टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड विल इन्फॉर्म। अब ये देखो हीप मेमोरी जो है ये सबसे दी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जावा का, सब खेल यहीं पे होता है। इसको क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसका एक मैनेजर होता है। हीप मेमोरी को डील करने के लिए उसका एक मैनेजर होता है जिसको हम कहते हैं हीप मैनेजर। मैंने स्टैक मैनेजर बोला, मैंने मेथड मैनेजर बोला, नहीं बोला ना। हीप मेमोरी हमारा ऑलमोस्ट हार्ट एंड सोल है जावा का मेमोरी कलेक्शन में, तो इसलिए उसके लिए एक मैनेजमेंट करने के लिए कोई चाहिए जिसको कहते हैं हीप मैनेजर, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेगा वो, ये जाके बात बताएगा JVM हीप मैनेजर को, ठीक है, कि भैया हमको 6 बाइट का मेमोरी चाहिए, क्लियर है। वो क्या करेगा, वो उतना मेमोरी उसको बना देगा एज अ सिंगल यूनिट, मतलब वो ऐसे नहीं बनाएगा कि 4 बाइट इंट के लिए, 2 बाइट कैर के लिए, 8 बाइट डबल के लिए, समझ लो ना, ये नहीं बनाएगा। वो एक दे देगा कि लो तुम्हें 6 रुपये का काम है ना, लो 6 रुपये,
खत्म। उसमें तुम अब जाके 2 रुपये का ये करो, 3 रुपये का वो करो, क्या अब मुझे भाई उसका मैंने कैसे बना दूँ ना, देखने जा रहा कैसे बना, अपनी समझो ना मेरे, तो विजुअलाइज का पावर बढ़ाओ ना फिर। या एआई में चल कर मुझे उसका मैंने स्टार बनाए, उसका मैंने चांद तारे बना दे, मुझे क्या मतलब है भाई, मैं थोड़ी ना देख पाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट, राइट? अब क्या होगा, अरे यार ठीक है चलो तुम्हारे लिए चलते हैं। देखो ऐसे करेगा 1 2 3, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप मेमोरी में, तो हीप मैनेजर विल प्रोवाइड एन, अब यहाँ तक तो क्लियर है ना कि उसमें एक सिंगल यूनिट मिल गया। अब आगे का केस देखो, यहाँ तक पिक्चर बन गया अपने दिमाग में। कभी भी जब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो स्टोर कहाँ होता है, तो हीप मेमोरी हमेशा दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू वगैरह हर जगह का, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप मेमोरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, हीप मैनेजर विल प्रोवाइड एन यूनिक इंटीजर आईडी। अब क्या होगा कि होने के लिए तो 50 ऑब्जेक्ट भी तुम बना सकते हो, तो सबको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ एक यूनिक आईडी देना पड़ेगा। तो हीप ये मैनेजर जो होता है उसका काम होता है एलोकेशन करना, एक इंटीजर आईडी सबको देगा, जिसको हम लोग कहते हैं हैश कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, इंटीजर आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिक इंटीजर आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, श्योर हो? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सेम हैश कोड विल वैल्यू विल, अब देखो यहाँ तक हो गया हीप मैनेजर का काम। अब हीप मैनेजर को किसने बताया था कितना मेमोरी लेना है, ठीक है, तो वो भी तो कुछ एक्नॉलेज करेगा ना, काम करने के बाद अपना काम बताएगा ना जेवीएम को कि हाँ मेरा काम हो गया भाई। तो अब वो जेवीएम को वापस जाके बताता है कि भाई मेरा काम हो गया, लो अपना हैश कोड ले लो, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड आपको हम दे देते हैं। अब जेवीएम क्या करता है, उस हैश कोड को कन्वर्ट करता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, जिसको कि हम रेफरेंस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हम ऐसे करके ये बना रहे थे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब ये हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं, पता है ना, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या स्टोर करता है, रेफरेंस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रेफरेंस स्टोर करता है। ये जो वेरिएबल था ये दूसरे वेरिएबल से क्यों अलग है, समझ में आया? क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है, रेफरेंस वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ऑफ हैश कोड। जो कैसा हायरार्की आगे आ रहा है, समझ में आ रहा बात? हैश कोड आया, उसको जेवीएम को मिला, जेवीएम ने उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद उस वैल्यू को उस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? श्योर है? दिक्कत है? आगे बढ़े? अरे यार क्या है, तुम बोला 2 मिनट तक क्या होगा? अच्छा ठीक है भाई, तो अब काम ही ऐसे चल रहा कर तो क्या करोगे? ठीक है, फिर से दोबारा देखने कोई दिक्कत नहीं है, अब बस दिमाग में इसे डालो तो उतरो। अब इसको थोड़ा सा हम पिक्चर से देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है क्या अभी? ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, क्लास बनाए, कंपाइल किए, कंपाइल होने के बाद क्या आया, बाइट कोड आया। ये बाइट कोड कहाँ स्टोर होगा, मेथड एरिया में। देखो 010101 बाइट कोड होता है, स्टोर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेथड एरिया का काम खत्म है। जैसे ही ये बना, इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, एक मेटा डेटा ऑफ टेस्ट बना दिया, जिसमें कि सारा उसका डेटा, मतलब होता है ना कि तुम एक चीज़ होता है ना कि इस चीज़ में सब कुछ उसका अवेलेबल है, मतलब कोई रेफरेंस जैसे डॉक्यूमेंट होता है किसी चीज़ का, कुछ भी होता है, समझ लो उसमें सब कुछ है, जो तुम्हें नहीं भी चाहिए वो भी है, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन है। तो वो मेटा डेटा इसमें स्टोर कर लेता है, किसमें, हीप मेमोरी में। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे मेटा डेटा ऑफ टेस्ट लेकर गया मैंने, देखो टेस्ट मेन क्लास था, ये बेसिकली मेटा डेटा ऑफ टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट मेन होगा, ठीक है। तो पहले उसका स्टोर किया, ठीक है, फिर जाके देखा कि टेस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके लिए फिर उसका भी बाइट कोड बनाया, फिर उसको भी जाके स्टोर करवाया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर था? उसके बाद उसने देखा कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट में जो एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, उसको 4 बाइट का मेमोरी, मतलब 4, उसको एक बना दिया। अगर 0 होता तो 0 दे देता, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देता, ठीक है। अगर मान लो a = 4 दे देते, 4 को इनिशियलाइज करता और a कितने बाइट का मेमोरी लेता, तो 4 बाइट्स का मेमोरी लेता, तो उसको स्टोर कर लेता, मतलब उतना यूनिट उसको दे देता। ये जो हीप मेमोरी है वो बना के दे देता। क्लियर है? ये हीप मेमोरी किसको दे देता, ये वापस देता। देखो यहाँ पे था मेन मेथड जब अवेलेबल है, लोड हुआ, स्टैक क्रिएट हुआ, जेवीएम इनकाउंटर किया, टेस्ट क्लास में मेथड एरिया में डाला, हीप मेमोरी में गया। अब जेवीएम कैलकुलेट करेगा उस मेमोरी को और दे देगा किसको, हीप मैनेजर को। हीप मैनेजर क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा एक सिंगल यूनिट, उसके बाद उसी को एक इंटीजर आईडी प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम हैश कोड बोलते हैं। हैश कोड को फिर वापस देगा किसको,
JVM को JVM क्या करेगा, उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, राइट। वो हो जाएगा और उसका जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होगा उस वैल्यू को ये क्या करेगा रेफरेंस वेरिएबल में। तुम लोग देख रहे थे कुछ ऐसा आ रहा था वैल्यू क्लास @ 1 2 3 ABC, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ही होता है ना। हेक्साडेसिमल क्या था 16 A to 9 सॉरी 0 to 9 A to F था। हेक्साडेसिमल में ही तुम लोगों ने देखा है ना कि ABCD आता है। तो कल जब हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वैल्यू का प्रिंट करवा रहे थे वैल्यू याद है, तो देख रहे थे ना AB कुछ आ रहा था। तो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि क्या था हेक्साडेसिमल फॉर्मेट था। ये चीज़ तो क्लियर है, राइट। तो बेसिकली इस वे से हमारा ये हो गया। उसके बाद एक बार देखो, अब मैंने क्या बताया था, मेन मेथड जो हुआ उसका काम जैसे ही खत्म हुआ, मतलब वो ब्लॉक टूटा, मेन मेथड खत्म हुआ, तो क्या करेगा स्टैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो स्टैक है यहाँ पे, ये वाला जो स्टैक है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो ये तो तुम समझ गए कि हीप मेमोरी में हम लोग क्या क्या स्टोर कर रहे हैं और मेथड एरिया में क्या क्या स्टोर कर रहे हैं। स्टैक मेमोरी में देखो क्या क्या स्टोर होता है। जब हम आर्गुमेंट्स देते हैं किसी मेथड में, हम देखो मेथड कहीं स्टोर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेथड कहीं भी स्टोर नहीं होना, क्योंकि वो जो मेथड है वो मेन मेथड का एक स्टैक बन जा रहा है, ठीक है। और तुम जितने भी मेथड बना रहे हो वो कॉल हो रहा है मेन मेथड के थ्रू, राइट। तो ये जो मेरा यहाँ पे है, ये जो स्टैक मेमोरी है मेरा, यहाँ पे जितने भी तुम लोगों ने एड्रेस दिया है या यहाँ पे जो उसका ये क्या कहते हैं हैश कोड वगैरह जो तुम मतलब स्टोर कर मतलब होता है ना कि कन्वर्ट हो रहा है, तब मेन मेथड को भी तो चाहिए होगा ना वापस। तो ये सब स्टैक में जाके स्टोर हो रहा है। और जैसे ही ये सब सारा काम होगा मेथड इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड है। देखो ये लोकल ये मेथड इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, मान लो सब मैंने बनाया, इसमें मेरा इंट A करके मैंने इंट B करके, ये इसको क्या बोलते हैं पैरामीटर्स बोलते हैं। ये थोड़ा वेरिएबल्स अलग होता है क्योंकि ये एज अ पैरामीटर पास होता है। तो ये इसको स्टोर करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। मेथड का इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा, लोकल वेरिएबल जो हम बनाते हैं वो कहाँ स्टोर होगा, स्टैक मेमोरी में। पैरामीटर का जो वेरिएबल होता है वो कहाँ स्टोर होगा, स्टैक मेमोरी में। डेटा खत्म हो गया। यहीं पे रेफरेंस वैल्यू जो ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ T = AB56, ठीक है। ये क्या था, रेफरेंस वैल्यू था जो कि JVM में कन्वर्ट किया था जब हेक्साडेसिमल में, तो मेरे रेफरेंस वेरिएबल को दिया था, तो वो वेरिएबल भी यहीं पे स्टोर होगा। समझ में आ रहा है। तो इस वे से पूरा मेमोरी का काम होता है। अब मेरे को बताओ कितना समझ में कितना नहीं आया क्या।